नमस्कार, किसान तक लाइव में आपका स्वागत है। इस लाइव प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं किसानों की समस्या और उनके समाधान से जुड़े कुछ खास वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पशुओं में बांझपन की समस्या के बारे में। देखिए हमारे संवाददाता अंकित सिंह की ये खास रिपोर्ट। पशुओं में बांझपन की समस्या आए दिन देखने को मिलती है और सुनने को भी मिलता है। कई पशुपालक जो बांझपन की जिन जिन जानवरों में बांझपन की समस्या हो जाती है उनको काफी नुकसान भी होता है। लेकिन इसे समझा कैसे जाए, इस बांझपन को कैसे जाना जाए और ये आखिर होता क्या है, इसको किस तरह से होता है और बांझपन की समस्या क्या बचपन से ही होता है या बीच में होता है, तमाम तरह पे हम आज इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आलोक कुमार। बांझपन एक विकट समस्या है दुधारू पशुओं में। इसके आप तीन बड़े कारण देख सकते हैं। एक तो मादा पशु में ही समस्या है, दूसरा नर पशु में समस्या है जिसका आप शुक्राणु इस्तेमाल कर रहे हैं, और तीसरा है कि हमारा प्रबंधन में समस्या है। तो मादा पशु में समस्या फिर या तो जन्मजात हो सकती है। तो जन्मजात का समस्या ये है कि पशु तीन या उसके उपरांत वर्षों में रेगुलर हीट पे आएगा लेकिन वो गर्भित नहीं होता है, तो उसको बांझ बोलेंगे। अब ऐसे बांझ पशु जो कभी भी एक बार भी उन्होंने अभी एक बार भी गर्भित नहीं हुए हैं, तो उनके 2 या 3 बार के गर्भधारण की प्रक्रिया करने के पश्चात अगर वो गर्भित नहीं होते हैं तो आपको किसी पशु चिकित्सक से उनको दिखाना होगा। क्योंकि हो सकता है जन्मजात उनमें कोई विकृति हो, शारीरिक विकृति हो, तो ऐसे पशु फिर गर्भित होते भी नहीं है। तो आप अनावश्यक उनके ऊपर अपना खर्च करते हैं, इकोनॉमी आप खर्च करते हैं, आप पैसे खर्च करते हैं। तो ऐसे पशु को आप जांच करा लें। गर्भाशय के रास्ते से, मलद्वार के रास्ते से पशुपालन के जो जानकार हैं वो उसको चेक करते हैं। दूसरा कि पशु के बच्चेदानी में अगर कुछ इन्फेक्शन है तो ऐसे पशु भी गर्भधारण नहीं कर पाते हैं। अब इन्फेक्शन है या नहीं है ये पता करने के लिए आपको उसका स्राव देखना होगा। अगर कुछ धुंधला सा आता है, कुछ दूधिया सा आता है, तो इसका मतलब आपके पशु की बच्चेदानी में कोई न कोई संक्रमण है। ऐसे पशु को गर्भधारण करवाना, इंसेमिनेट करवाना, जो आप पाल रखाना बोलते हैं हिंदी में, वो अगर करेंगे भी तो व्यर्थ जाएगा। इसलिए ऐसा प्रयास न करें। पहले उसको पशु चिकित्सक से उसका उपचार कराएं समुचित। जब तक संक्रमण बच्चेदानी से खत्म नहीं होगा पशु गर्भित नहीं होगा, तो इसलिए आप उसका प्रयास करें। दूसरा, आप जिस भी व्यक्ति से आप इंसेमिनेट कराते हैं, पाल रखवाते हैं, आपका जो शुक्राणु है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो आप हमेशा किसी क्वालिफाइड जो इंसेमिनेटर है उससे ही आप गर्भित करवाएं। ऐसे में कुछ है सर कंपनी में कुछ ऐसी चीजें? कुछ हमारी जैसे NDDB है, उसके यहाँ से जो सीमेन आते हैं वो अच्छे हैं। ABS है, वो अच्छे सीमेन देती है, अमेरिकन ब्रीडिंग सोसाइटी। तो इस तरह के कुछ बहुत रेपुटेशन वाले फर्म हैं जो अच्छा सीमेन देती हैं, उनसे करवाएं। देखिए, सीमेन गलत नहीं होता है, लेकिन सीमेन रखने का तरीका गलत हो सकता है। सीमेन अगर किसी अच्छी लैब से है जहां पर उसमें शुक्राणुओं की संख्या जितनी जरूरत होती है उतनी है तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर समय पर आप सीमेन नहीं रख रहे हैं या आपके सीमेन बच्चेदानी में न जाकर किसी और अंग प्रत्यंग में चला जा रहा है तो वहां पर भी पशु बांझ हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं। तभी मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि क्वालिफाइड होना चाहिए, उस व्यक्ति का क्वालिफाइड होना चाहिए जो सीमेन रख रहा है, जो लगा रहा है, उन दोनों को ही क्वालिफाइड होना चाहिए। प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण इसका पार्ट है। पहला तो खान पान का प्रबंधन। आप हरा चारा उसको दीजिए, जब भी अवेलेबल है हरा चारा देना होगा, भूसा देना होगा। 1/3 आपको दाना देना होगा। दाना इसलिए चूंकि जो दुधारू पशु हैं वो बहुत ज्यादा दूध देते हैं और दूध से उनके प्रोटीन और बहुत सारे मिनरल्स का लॉस होता है। तो वहां पे आपको समुचित, आप हमारे विश्वविद्यालय से भी पता कर सकते हैं कि कितना दाना, कितना हरा चारा, कितना भूसा। चूंकि समय का उपलब्धता कम है तो इस वजह से हम उस चीजों पर नहीं जाएंगे, लेकिन संतुलित आहार बहुत ज्यादा जरूरी है दुधारू पशु के लिए। दूसरा, जो प्रबंधन की बात करें तो रख रखाव। अगर
जून या मई जून का समय है जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे समय पर पशुओं को रेगुलर नहलाना, उनका जो आवास है उस पे पानी का छिड़काव करना, और अगर आपके यहाँ पानी की समस्या है तो कम से कम पशु के ऊपर ही छिड़काव करना पानी का, ताकि उसकी गर्मी की वजह से जो तनाव है वो कम हो जाए। बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं, तनाव की वजह से पशु बांझ हो जाता है। तनाव किस तरह का तनाव रहता है जानवरों में, इंसानों में? सर सुने जानवरों में भी तनाव? नहीं, जानवरों में इंसानों से ज्यादा तनाव होता है। देखिए, जहां पर भी पशु दूध दे रहा है, अच्छी क्वालिटी का दूध दे रहा है, तो वहां से उसके न्यूट्रिशन का लॉस हो रहा है, ये एक पहला तनाव है। क्योंकि आप चारे के माध्यम से उतना न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने शरीर से कुछ आपको दे रहा है, तो तनाव होगा ही होगा। दूसरा, गर्मी का तनाव बहुत ज्यादा। गर्मी का तनाव, अब जून या मई का समय है, बहुत ज्यादा गर्मी, आपके पास फ्रीजियन गाय आपने पाल रखी है जो ठंडे प्रदेशों की है, वहां पर उस गर्मी के तनाव की वजह से उसमें दूध देने की भी जो क्षमता है वो भी कम होगी। इस समय बहुत सारे लोग हैं जो पानी की मात्रा को कम कर देते हैं, यह सोचकर कि सर्दी के समय पानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दुधारू पशु है, वो दूध दे रहा है तो पानी लगातार उसके शरीर से निकल रहा है, तो बहुत बार डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। तो ऐसा नहीं है कि सर्दी में पशु को पानी नहीं चाहिए, पशु को पानी चाहिए। कितने लीटर पानी चाहिए? लगभग रोजाना कम से कम 40 से 50 लीटर। पशुपालन। तो इस वीडियो में आपने जाना पशुओं में बांझपन की समस्या के बारे में। अब हम अगली वीडियो में जानेंगे जीवामृत बनाने के तरीके के बारे में। देखिए हमारे संवाददाता अंकित सिंह की ये खास रिपोर्ट। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या, तो ये है जीवामृत। देखिए, जीवामृत बोलते हैं प्राकृतिक खेती जो भारत सरकार बढ़ावा दे रही है, उसमें अब इस तरह के उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि ये जीवामृत का प्रयोग क्या होता है, कैसे बनाने की विधि है, इसके क्या फायदे हैं और कैसे इसको बनाया जाता है और कब इसका उपयोग हम करते हैं। इसके लिए हमारे साथ हैं कैमूर के कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल जी। राहुल जी, क्या जीवामृत कैसे बनाते हैं और इसके क्या फायदे हैं? देखिए, प्राकृतिक खेती, कम लागत प्राकृतिक खेती में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं और इसमें केमिकल फ्री खेती होना है, और ये जीवों के द्वारा ही सारा तत्व पौधों को उपलब्ध किया है। जो हम पोषक तत्व जो उपलब्ध होना है फसलों को, वो मिट्टी में हम मानते हैं कि है हमारे पास, और जो नहीं है वो हम ऊपर से देते हैं उसको। तो उसके लिए हम लोग जीवामृत जो है वो जीवाणु से भरपूर एक तरह का खाद है, जिसको कि फसल में हम 2-3 तरीका से दे सकते हैं। एक तो सिंचाई विधि से जहां हम लोग करते हैं, वहां खेत में 1 एकड़ खेत के लिए हम लोग एक बार में 200 लीटर जीवामृत बना के एक इस सिंचाई में हम लोग प्रयोग करते हैं। जनरली हम लोग कोई भी फसल का खेती जो भी करते हैं 4 से 5 पटवन देना पड़ता है। हर पटवन के साथ आपको इसको देना पड़ता है। और अगर आप पटवन विधि से नहीं करते हैं, उतना पानी देने की आवश्यकता आपको नहीं है, आप ड्रिप इरिगेशन से खेती कर रहे हो या और कोई विधि से करते हैं, तो इसको स्प्रे मशीन के द्वारा भी आप दे सकते हैं। तो स्प्रे मशीन के द्वारा देना है तो इसको कपड़ा से छानना पड़ता है आपको, छान के, क्योंकि नहीं तो नोजल में ही इसका फंसने का खतरा रहता है। तो बनाते कैसे हैं सर जीवामृत? तो इसमें बनाने का विधि है कि एक 200 लीटर का ड्रम ले लेंगे हम लोग, प्लास्टिक ड्रम ले लेते हैं, उसमें 180 लीटर के पानी रखते हैं 1 एकड़ के लिए। हाँ, 1 एकड़ में एक बार पटवन के लिए ये पड़ता है जरूरत। और इसमें कोई भी फसल की हम लोग कर सकते हैं। पानी हो गया सर, और बताइए। हाँ हाँ, इसमें 10 केजी 8 गोबर लगेगा। देसी गाय का गोबर चाहिए 10 केजी के, और 8 से 10 लीटर देसी गाय का पेशाब भी लगता है। उसके बाद इसमें 1.5 से 2 केजी गुड़ और 1.5 से 2 केजी बेसन कोई भी चने का हो, अरहर का हो, या जो भी दलहनी फसल है उसका हम लोग बेसन यूज कर सकते हैं इसमें। और कोई भी ऐसे जगह का मिट्टी, ये बरगद के पेड़ के नीचे का मिट्टी, या जिस जगह पे हम लोग केमिकल का प्रयोग नहीं किए हों पहले, उस जगह के मिट्टी आधा केजी के आसपास या 1 मुट्ठी हम लोग को मात्र जरूरत पड़ता है। इन सभी को नाप के हम लोग रखे हुए हैं यहाँ पे, और ये सारे को उस पानी 180 लीटर पानी में डाल के घोलते हैं। प्रतिदिन इसको 2 से 3 दिन लगता है इसको घोल। सुबह शाम हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन से
1 मिनट के लिए घुमा के घोलते रहते हैं। 2 से 3 दिन में ये तैयार हो जाता है और 15 दिन के अंदर इसको प्रयोग कर लेना है। जब आप बनाइए तो उसके 15 दिन के बाद इसको प्रयोग करना है। सेल्फ लाइफ जो है 15 दिन का है। एक बार बनाने के बाद आपको इसको 15 दिन में खत्म कर तो अगर नहीं करते तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो दिक्कत ये होती है कि जीवाणुओं की जो मुख्य काम है जीवाणुओं का, वो उसका संख्या घटने लगता है, फिर गिरने लगता है। वो उसमें जो पोषक तत्व है, जैसे आप गुड़ और बेसन डाले, ये उसके जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए डाले, तो वो उतने दिन में उसको खा के खत्म कर लेता है। अब उसको खाना नहीं मिलेगा, उसको फिर अगर खेत में वो जाता तो वहां फिर उसको भोजन मिल जाता जीवाणुओं को, लेकिन अब पानी में रहने के कारण वो मरने शुरू हो जाएगा, तो उसका डिटोरिएशन। जो इनके द्वारा जो जीवाणु तैयार होते हैं, हाँ, ये जीवाणु कहाँ से आते हैं? तो ये जीवाणु जो गाय का, हमारा देसी गाय का गोबर है और पेशाब है, मूत्र है, इसमें वो उपलब्ध है। और जो हम लोग उपजाऊ खेत का मिट्टी या जैविक मिट्टी उठाए, जीवंत मिट्टी बोलते हैं उसको, तो वो लिए, उसमें जीवाणु जो है वो हमारे प्रकृति ने हमको दिया है और प्राकृतिक रूप से उसको खेती करने में बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं। तो सर ये बेसन और वो क्या, ये दोनों का क्या बताए थे आप, इनका फायदा? ये उसका भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसकी संख्या बढ़ाने के रूप में। जीवाणु है इसमें जो पाए जाते हैं, हाँ, वो उनका ये भोजन होता है। वो भोजन हुआ, उसको संख्या बढ़ा देते हैं उसको। तो ये खाने के बाद उनकी हाँ, संख्या बढ़ेगी, जीवाणु तो अपना बढ़ेगा ही, बढ़ जाएगा, जीवाणु की संख्या बढ़ते चली जाएगी। अगर ये चीजें 15 दिन में ही है। हाँ, वो खा तो इसको हम लोग डालो। हाँ सर चलिए। तो इसको पहले हम लोग गाय का गोबर डालते हैं। आइए गाय का गोबर डालिए, चलिए आइए। उठा के डाल दो। गाय का गोबर डालते हैं। ये 10 केजी हम लोग गाय का गोबर डाले। आस्ते आस्ते डालो, छीटा पर से। तो 10 केजी गाय का गोबर ये एक साथ डालो। डाल दीजिए एक साथ। चलिए, उसके बाद हाँ, गाय का गोबर हो गया ये 10 केजी। और गोबर में ये ध्यान रखना है हम लोग को कि गोबर ज्यादा से ज्यादा 3 दिन से ज्यादा पुराना नहीं यूज करना है। ये गौमूत्र डाल दिया। हाँ, गौमूत्र आप कितना दिन भी पुराना हो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन गोबर जो हम लोग देसी गाय का लेते हैं वो ज्यादा से ज्यादा, हाँ, सब डालते जाओ। बेसन डाल दीजिए। तो मूत्र जो है वो कितना भी पुराना होगा तो वो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन गोबर जो है हम लोग ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक का ही उपयोग करते हैं इस विधि में। तो सर ये खाद कितना प्रतिशत कम हो जाता है, देना ही नहीं पड़ता है? कोई भी केमिकल खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आपका उत्पादन भी नहीं घटता है कोई भी। और कंप्लीट ये जैविक खेती है। जो हमारे केमिकल खेती के कारण जो आज देख रहे हैं कि हमेशा बात हो रही है कि कैंसर की संख्या बढ़ रही है, पेशेंटों की डायबिटिक की संख्या बढ़ रही है, तो हाँ, केमिकल पेस्टिसाइड खाने से। तो इस खेती से आप करते हैं तो ये सारा चीज़ का जो दुष्परिणाम है हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो सेहत के लिए बहुत जरूरी है और मिट्टी के लिए भी। ये खत्म हो जाएगा, मिट्टी के साथ आपके सेहत के लिए फायदेमंद है। तो प्राकृतिक खेती के साथ आप भी जुड़िए। आपने जाना जीवामृत बनाने के तरीके के बारे में। अब अगली वीडियो में जानेंगे सघन विधि के बारे में। देखिए हमारे संवाददाता अंकित सिंह की ये खास रिपोर्ट। पद्धति से बागवानी कैसे की जा सकती है? इस समय हम अमरूद के बगीचे में हैं और जो ये है, जो बगीचा है, ये जो है ये कृषि विज्ञान केंद्र अधौरा यानी कैमूर जिले का जो केवीके है वहाँ पे हैं। और यहाँ पे हम आप दिखा सकते हैं कि अमरूद की सघनीकरण पद्धति से बागवानी की गई है। लेकिन इसके बारे में और जानेंगे कि क्या अमरूद के अलावा कौन कौन से फलों का या कौन कौन से ऐसी चीज है खेती में जिसपे हम सघनीकरण पद्धति के तहत खेती कर सकते हैं और इसके फायदे क्या होते हैं सघनीकरण के, और क्या बेहतर इसके रिटर्न मिलते हैं। तो सर और इसके लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज कुमार चौधरी। सर इस सघनीकरण पद्धति है क्या, इसको कैसे की जाती है, उसका क्या फायदा? सघनीकरण पद्धति एक आम पद्धति ही है, बहुत इसमें प्रॉब्लम कुछ उस तरह किसान को नहीं है करने में। ये सिर्फ उसके डिस्टेंस को कम करना है, इसलिए करते हैं खास तौर पर सघनीकरण पद्धति कि कुछ कल्चरल ऑपरेशन जो बाद में होते हैं जब पौधे बड़े हो जाते हैं, तो मान लीजिए कि उसमें से हमको तोड़ाई करना है फल का या कुछ स्प्रे करना है, कुछ करना है, तो ज्यादा प्रॉब्लम होता है। यदि सघनीकरण पद्धति से करते हैं तो इसमें खास करके इसका प्लांट हाइट मेंटेन करते हैं। प्लांट हाइट इसमें आप देख रहे हैं कि प्लांट हाइट ज्यादा नहीं है, इतना है कि आदमी इसको आराम से जो है एक हाइट पर, हाँ, हाइट को लेवल। इसके लिए जो है आपको कैनोपी मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका क्या होता है उसको है कि नीचे से कटाई करना। आप देख रहे होंगे कि आप देखिए यहाँ से ब्रांच कटा हुआ है,
ये ब्रांच कटा हुआ है। चूंकि आगे बढ़ रहा था तो इसको हम लोग काट दिए, तो अब ये फिर नीचे से बढ़ना शुरू किया, फिर इसको हाइट पर से यहाँ से काट देंगे। इसका जो है ऊपर ज्यादा नहीं जाने देना है, ज्यादा ऊपर जाने नहीं देना, फैलेगा ये, इसको फैलने देना है। फैलने अच्छा देना। सर, एक चीज और भी लोग बताते हैं कि जैसे ज्यादा ऊंचा नहीं तो इसको जो होता है ये जो हाँ वही, इसको भी ऐसे तोड़ देते हैं। हाँ तो ये क्या होगा कि ऊपर नहीं जाकर फिर ये भी हाँ, फैलने लगेगा। इसको तोड़ना अगर है छोटे अवस्था में जैसे निकल रहा है, हम्म। उसी समय आप प्रूनिंग कर दीजिए उसका, अच्छा, तो ब्रांचिंग वहीं से निकलना शुरू हो जाएगा। सघनीकरण पद्धति यही होता तो है। सघनीकरण पद्धति हुआ कि पौधे को सघन रूप से लगाना। जो प्लांटिंग डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए कि अमरूद है, ठीक है, अमरूद को जनरली हम लोग लगाते हैं 2.5 से 3 मीटर पर, 2 से 2.5 मीटर रखते हैं, ठीक। इसमें प्लांटिंग डिस्टेंस को कम कर देते हैं। जैसे ये आप रो टू रो देख रहे हैं, रो टू रो इसमें 2 मीटर है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जी, और ये 1.5 मीटर है पौधे से पौधे। तो ये 2 बाय 1.5 पे हम लोग लगाए हैं। तो इसके प्लांटिंग नॉर्मली सर कितना लगता है? नॉर्मली पेड़ नॉर्मली 2 से 2.5 मीटर तक जाता है ये। इसकी दूरी कितनी लगती है? 1.5 ये 2 मीटर और ये 2.5 मीटर। तो वो कम कर दिए, उसमें होगा कि और भी पौधे लग भी जाएंगे, और भी पौधे की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। और हमारा जो एरिया है, आप देखते होंगे बड़े बड़े ऑर्चार्ड में क्या है, बहुत जमीन खाली आपको दिखता होगा बीच में, लेकिन जब सघनीकरण से आप लगाइएगा तो लगभग आपका जो एरिया है वो भर जाएगा खेत। अब प्रोडक्शन जैसे खेत भर गया तो कम एरिया में आप ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। ऐसे ट्रेडिशनल मेथड हम लोग का क्या है कि ज्यादा एरिया में लगाते हैं, ठीक है, एरिया सफिशिएंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े पेड़ लगे हुए हैं, कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, लेकिन छोटे एरिया के लिए सबसे बेस्ट है सघनीकरण पद्धति। अच्छा, ये अमरूद कौन सा है सर? बड़ी नीचे तक ये फैला हुआ। अमरूद, इसमें 2 वैरायटी हम लोग लगाए हुए हैं। एक थाई पिंक है, ठीक है, एक थाई पिंक है, और एक जो है आपको ये है, ये आपको थाई पिंक है। ये थाई पिंक है सर? जी, ये थाई पिंक। इसके क्वालिटी क्या होता है थाई पिंक का? इसमें ये जो थाई पिंक है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी आया है, इसको देखते हैं। ये जो है, जब इसको साइज इसका जो होता है थोड़ा सा इससे और बड़ा होता है, अभी साइज थोड़ा छोटा है, इसमें साइज अच्छा होता है। एक KG1 है। KG1 क्या होता है? KG1 का वैरायटी भी है, दोनों वैरायटी लगाई। KG1 का डेवलपमेंट उधर है, उस तरफ है। सघन पद्धतिकरण से खेती करते हैं। सघनीकरण पद्धति में खास करके वैसे वैरायटी का चयन करते हैं जिस वैरायटी में ग्रोथ ज्यादा होने का चांस नहीं रहे, छोटा हाइट हो। छोटा हाइट वाले प्लांट को करते हैं ताकि फायदा क्या होता है उससे? उससे होता है वही बताया, मैनेजमेंट करने में, या आप स्प्रे आसानी से कर सकते हैं, तो तुराई आसानी से कर सकते हैं, तो ये सब फायदा है। कल्चरल ऑपरेशन आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ, कम एरिया में आप ज्यादा घना आप फसल ले सकते हैं, कम एरिया में ज्यादा फसल ले हो सकते सकता है? हैं। एक बीघे में अगर नॉर्मल लगाता है कोई आदमी, नॉर्मली इसका 150 से 200 क्विंटल जो है उपज है सघनीकरण में। एक बीघे में 150 से 200 क्विंटल। अब ऐसे नॉर्मल में कितना होता है? ऐसे नॉर्मल में वही 100 क्विंटल उसमें भी होता है, 100-150 तक उसमें भी जाता है। एरिया थोड़ा ज्यादा लेता है वो, ये कम एरिया में मिल गया तो थोड़ा सा जो है कम उसमें एरिया में अगर आप निकालते हैं उसका, नहीं मतलब आप जैसे करें एक बीघा में वो भी तो 100 के आसपास, ये 150 से 200 हुआ, वो 100 से 150 आएगा, तो मतलब डबल का फायदा है। डबल 50% ज्यादा फायदा है इसमें। 150 आप कह रहे हैं, चलिए 200 बोले तो इसलिए बोला था 150 तक का फायदा है। तो सघनीकरण पद्धति जो है यही है, यही सघनीकरण। और इसमें हर चीज का आम भी लगा सकते हैं, अनार भी लगा सकते हैं, और इसके बाद आप नींबू लगा सकते हैं। हम लोग का वो बगीचा जो आप देखे थे उस कैंपस में, उसमें सघनीकरण से ही लगा हुआ है, सब कुछ लगा है। अनार भी लगा हुआ है, नींबू भी लगा हुआ है, आम का भी प्रजाति उसमें है, 2 प्रजाति लगाए हुए हैं उसमें आपको अम्रपाली है, सघनीकरण पद्धति से लगा हुआ। तो सघनीकरण पद्धति जिसमें कम जगह में आप अधिक पौधे लगा सकते हैं और उसका फायदा ले सकते हैं। और तो इस वीडियो में आपने सघन विधि के बारे में जाना। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे मौसम बताने वाले ऐप की। देखिए वीडियो। भारत
में किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान मौसम के खराब होने से होता है। लगातार बारिश और बुआई के बाद सूखे के कारण फसल बर्बाद हो जाती है। इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मेघदूत ऐप विकसित किया है। इस ऐप के जरिए किसानों को मौसम पूर्वानुमान से जुड़ी हर एक अपडेट अपने फोन में मिल जाएगी। इस वीडियो में जानिए कि कैसे किसान इस ऐप का इस्तेमाल करें। भारत मौसम विज्ञान द्वारा एक ऐप विकसित किया गया जिसका नाम है मेघदूत ऐप। मेघदूत ऐप क्या है? वह है आपका ऐप जो है, इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ आप किस जनपद के हैं, आप अपने जनपद का चुनाव करिए। उसमें आपको आपके जनपद का मौसम पूर्वानुमान की जानकारी मिल जाएगी। साथ साथ उसमें जो भी कृषि विशेषज्ञ वैज्ञानिक होते हैं उनका सुझाव दिया रहता है, किस मौसम में आपको किस प्रकार की खेती करने रहते हैं। उसी तरीके का एक आपका मौसम ऐप आता है। आपको मौसम की जानकारी देने के लिए एक मौसम ऐप आता है, उसमें भी आपको मौसम पूर्वानुमान की जानकारी मिलती है। ज़्यादातर क्या होता है, कभी कभी बिजलियाँ चमकती हैं, बिजली गिर जाने से बहुत से किसान भाइयों की मृत्यु हो जाती है। ज़्यादातर बिजली चमकने की घटनाएं बरसात के दिनों में देखी जाती हैं, लेकिन इस ऐप्स का महत्व हर जगह है। बिजली घटना जो भी घटती है वो घटनाएं कभी बता के नहीं आती है। इसीलिए उस आकाशीय बिजली चेतावनी ऐप के लिए किसान भाई दामनी नामक ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, इससे किसानों का बिजली गिरने से किस तरह बचाव होता है? जैसे मान लीजिए दामनी ऐप है, दामनी ऐप में 3 अलर्ट होते हैं। येलो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, रेड अलर्ट है। वह रेड अलर्ट क्या करता है, अगर रेड अलर्ट हो गया तो आपका जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से करीब 20 से 40 किलोमीटर का जो एरिया होगा हमारे राउंड का, वह आपको बता देगा कि स्पेसिफिक लोकेशन पे कि बिजली कहाँ गिरने वाली है। यह सबसे सटीक जानकारी देता है इस दामनी ऐप। किसान भाई देखिए, यह है दामनी ऐप है। इसमें आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ नो लाइटिंग वार्निंग। तो हम जहाँ इसमें खड़े हुए हैं, यहाँ चारों तरफ यहाँ का जो एरिया है 20 से 40 किलोमीटर का एरिया, यहाँ बिजली गिरने की कोई संभावना नहीं। उसमें आपने जैसे आपको अभी बताया कि उसमें येलो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, रेड अलर्ट। इसमें देखिए रेड अलर्ट का चिन्ह बना हुआ है। रेड अलर्ट का मतलब जानकारी आपको 7 मिनट में, ऑरेंज का मतलब आपका 14 मिनट। तो इस तरीके जो आपका राउंड एरिया 20 से 40 किलोमीटर का एरिया है कवर करता है। यह ऐप्स बहुत ही उपयोगी ऐप्स है। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए मौसम विभाग ने फ्री में 3 ऐप मौसम, दामनी और मेघदूत विकसित किए हैं। ये ऐप किसान भाइयों के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जा रहा है। इस ऐप का इस्तेमाल देश भर में करोड़ों किसान कर रहे हैं। मौसम को लेकर लगातार तकनीकी में कई तरह के परिवर्तन हुए हैं। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मौसम विभाग ने अपने जितने भी एंड्रॉयड यूज़र हैं उनके लिए फ्री में, मुफ्त में 3 ऐप डेवलप किए हैं, मौसम, दामनी और मेघदूत। ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही यूज़फुल ऐप हैं। पूरे देश में इसका करोड़ों किसान इस्तेमाल कर रहे हैं और इन ऐप के माध्यम से किसानों को जो मौसम को लेकर जो अलग अलग संभावना, अलग अलग जो क्लाइमेटिक स्थिति में जो कंडीशन होती है, उससे अपनी कैसे फसलों को बचाव करना है उसकी भी जानकारी मिल रही है। दामनी ऐप के माध्यम से किसानों को जो बिजली खेत में अगर वो पानी दे रहे हैं या खेत में काम कर रहे हैं, उस दौरान अगर मौसम खराब है तो वो अगर दामनी ऐप के माध्यम से उनको अलर्ट मिल जाता है और उससे वो बिजली, आकाशीय बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। मेघदूत की बात है, वो किसानों को मौसम अलर्ट के साथ साथ उनको सलाह भी प्रदान की जाती है कि ऐसे मौसम में अपनी फसलों का बचाव कैसे करें। और मौसम ऐप है, इसके माध्यम से मौसम का पूर्वानुमान किसानों को बताया जाता है। तो ये तीनों ही ऐप बहुत ही यूजफुल हैं किसानों के लिए। अगर इनका आप नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जो मौसम की अनिश्चितता है उससे होने वाले नुकसान से बच जाएंगे। तो इस वीडियो में आपने जाना मौसम बताने वाले ऐप के बारे में। अब चलते चलते एक खास वीडियो जिसमें आपको पता चलेगा कि आप पौधों का होम्योपैथिक इलाज कैसे कर सकते हैं। देखिए हमारे संवाददाता अंकित शर्मा की ये खास रिपोर्ट। अंकित शर्मा, आज हम खड़े हैं कृषि वैज्ञानिक केंद्र बारामती में। आपने होम्योपैथी का नाम सुना होगा और होम्योपैथी से इलाज भी काफ़ी होता है, मनुष्यों का होता है, पशुओं का होता है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा या सुना होगा कि होम्योपैथी से आप अपने पौधों का, अपनी फसल का भी इलाज कर सकते हैं। जी हाँ, ये वीडियो खासकर हमारे देश के उन किसान भाइयों के लिए
कि जो इस तरीके की जो ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं या जैविक खेती करना चाहते हैं उससे कुछ हटके करना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह पाटिल जी, जो बताएंगे हमको कि कैसे होम्योपैथी की मदद से भी आप अपनी फसल का इलाज कर सकते हैं और बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मैं बीदर से हूँ, जी। कर्नाटक बीदर से। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ। 15 साल से मैं होम्योपैथिक दवा एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहा हूँ। आपको फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड डालने की आवश्यकता नहीं। इससे क्या है, मेन चीप एंड इफेक्टिव है, बहुत सारे सस्ते होते हैं और सॉइल इम्यूनिटी डेवलप होते हैं, एयर पॉल्यूशन प्रिवेंट होते हैं, बहुत सारे एडवांटेज है, सारे किसानों को फ़ायदा होते हैं बहुत सारे। एक बहुत अच्छा साइंस है इंसान में कैसा है। होम्योपैथी इज़ द बेस्ट साइंस इन एग्रीकल्चर आल्सो। अच्छा, लोगों के मन में बड़ी असमंजस रहता है कि लोग कहते हैं कि होम्योपैथी बड़ा देर से इलाज करती है, लेकिन जब फसलों की बात करें, आप एकदम नई चीज़ निकाल के लाए हैं कॉन्सेप्ट, तो फसलों पे कैसे काम करती है होम्योपैथी? नहीं, फसलों में भी बहुत सारे तेज आते। हमारे प्रिंसिपल है जो रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट बोल के। रैपिड मीन्स स्पीड, जेंटल मीन्स सेफ्टी, परमानेंट बोले तो परमानेंटली। समझो अभी आप कुछ भी एक दवा मारे, इमीडिएटली विद इन सेकेंड के अंदर रिजल्ट आते। एक 3 दिन के अंदर पूरे क्रॉप में भी आ जाते, मगर सेफ्टी रहते। समझो पेस्टिसाइड मारे तो उधर पॉल्यूशन में ये हो जाते, लेकिन होम्योपैथी दवा से अगर स्प्रे कर दिए तो इवन एयर पॉल्यूशन भी क्योर होते। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो फसलें लग रही हैं इस समय यहाँ पर आपने क्या क्या किया हुआ है और ये होम्योपैथी की मदद से ही किया पूरा है? मेथी का है, विदाउट फर्टिलाइजर, विदाउट पेस्टिसाइड। अच्छा, एक मेथी है, उधर गेहूँ है, वो मेज है, अच्छा, और ये चना है। चना। हाँ। तो मैं देख रहा हूँ कि चने की भी ग्रोथ काफी अच्छी बहुत हुई अच्छे, है, हाँ। और काफी ऊपर तक जा रहा है। लेकिन आप इसको चने के आपके क्या करो, सब चना होने के बाद आप प्रोटीन एनालिसिस करो पूरे चने के। उसमें पूरे साइंटिफिकली जो मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जी। पूरा अच्छा आ जाता है, और खाने में भी टेस्ट रहते हैं। अच्छा, हमने सुना है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आपके इस काम को प्रोत्साहित किया, सराहना की है। उसके आप ये उसके साइंटिस्ट जो है ना, जी। ये ICR वाले बहुत जी। अप्रिशिएट करे सर। अच्छा, और दूसरे मैं थैंक्स बोलता हूँ बारामती एग्रीकल्चर ट्रस्ट के साइंटिस्ट जी। स्टाफ, उसको जी। बहुत हेल्प करे, और सागर होम्यो का हेल्प करे, बहुत सारे हैं सर हैदराबाद। तो किस किस तरीके के हर्डल्स आए आपको? जो 15 साल से 20 साल का अनुभव है, तो किस किस तरीके की परेशानी आई? लोगों ने आपकी क्रिटिसाइज बहुत भी सारे- किया होगा बहुत कि सारे कैसे तुम critical- होम्योपैथी से फसलों हाँ, का इलाज कर बहुत सकते हो? सारे क्रिटिकल कर भी करे, लेकिन इधर आके बहुत अच्छा हेल्प हो गया मुझे। बारामती जो एग्रीकल्चर ट्रस्ट है ना, बहुत सारे हेल्प करे। अच्छा, ये तो आपका एक डेमो प्रोजेक्ट हो गया, लेकिन जब हम बात करते हैं कि किसानों की, जो आम किसान होता है, जब वो आपके पास आता है तो आप उसकी कैसे मदद करते हैं और उसका क्या रिवर्ट रहता है, क्या फीडबैक रहता है? हम उसको पूरा ये कर देंगे, पूरा प्लानिंग से हिसाब से उसको ये कर देंगे, रिहेबिलिटेशन करेंगे, आप यूज़ करो। उसके बाद यहाँ पर तो साइंटिस्ट बहुत सारे, मिनिमम 400 किसानों को दे, किसी एक किसान को भी फेलवर नहीं है बारामती एग्रीकल्चर ट्रस्ट से। अच्छा, एक लेकिन समस्या आ रही है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर से इतने साल से हम ये खेती कर रहे हैं और अपनी मिट्टी को एकदम हम बेकार बना चुके, बंजर बना दिया है, तो अगर हम आज से होम्योपैथी करना स्टार्ट करते हैं, होम्योपैथी उसका ट्रीटमेंट करते हैं अपनी सॉइल का, तो लगभग कितने वर्षों में अच्छा प्रोडक्शन वो दे सकती है? नहीं, विद इन 1 साल में तो पूरा देते हैं, मगर केमिकल DAP फर्टिलाइजर पूरा उसको हम क्या करते हैं, उसको एंटीडोस करते हैं होम्योपैथी दवा से। उसके बाद 1 साल में, 2 साल में आप सॉइल टेस्ट करो ना सब साइंटिफिकली। अच्छा। उसके बाद आप देखो कितना सॉइल इम्यूनिटी डेवलपमेंट हो जाते, पूरे मिनरल जो भी है, सोडियम, पोटासियम, नाइट्रोजन। तो क्या इस तरीके की खेती को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग या पर्माकल्चर या नेचुरल फार्मिंग बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं ना, आराम से बोल सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथी तो एक तरीके से ऑर्गेनिक ही मानी जाएगी, तो इसमें केमिकल का प्रयोग नहीं है। होम्योपैथी बहुत सारे बेस्ट साइंस है, नॉट ओनली इन ह्यूमन बीइंग्स, इवन प्लांट, एनिमल आल्सो। अच्छा, खर्चे की बात करें, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर जब हम अपने खेत में लगाते हैं या जैविक खेती भी करते हैं तो काफी खर्चा भी हो जाता है, तो इसमें किस तरीके का खर्चा आता है? इसमें खर्चे देखो सब 1:8, समझो उसको 10,000 फर्टिलाइजर के लगे तो हमारे पास 2,000 में खर्चे हो जाते, और उसके 8,000 उसमें बचते, और सॉइल की इम्यूनिटी और एयर पॉल्यूशन प्रिवेंट होते। बहुत सारे एडवांटेज है होम्योपैथी मेडिसिन से। तो देश में कितने किसान इस तरीके की होम्योपैथी पैटर्न पे खेती कर रहे हैं अपने मेरा किसान तो है एक 80-90 केसेस करे। इधर बारामती एग्रीकल्चर ट्रस्ट में 2 साल में 400 लोग के ऊपर ही गए। अच्छा, तो उनका रेस्पॉन्स कैसा रहा? बहुत सारे रेस्पॉन्स है, मेरे पास फ़ोन नंबर है, प्रूफ है, विथ एविडेंस है। अभी हाल फिलहाल में आपने कोई पेटेंट भी कराया, उसके बारे में बताइए दर्शकों को। पेटेंट तो मैं 4 साल से अप्लाई करे, पेटेंट मुझे 8 तारीख को मिल गए। अच्छा। उस दिन में बहुत बड़ा ग्रेट मैन बन गए हैं। अच्छा, तो उसमें क्या है पेटेंट का, उसका क्या कॉन्सेप्ट है? पेटेंट में कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर इंक्रीजिंग द यील्ड विदाउट फर्टिलाइजर एंड विदाउट पेस्टिसाइड एंड फॉर प्रिवेंटिंग द पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट। अच्छा, इट विल बहुत एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा काम करते। तो एक मैसेज क्या देना चाहेंगे देश के किसानों को किसान तक चैनल के माध्यम से कि क्या होम्योपैथी से भी खेती की जा सकती है? एक होम्योपैथी मैसेज से क्या कर सकते हो, किसानों को बहुत फायदा है, बहुत सस्ते में आते और बहुत सारे आगे फ्यूचर में भी बहुत सारे फायदा है।
फायदे। और आजकल केमिकल एंटी इसमें कैंसर हो रहे, वो भी बच सकते। तो हम किसान तक चैनल के माध्यम से अगर आपको अपने साथ जोड़ते हैं तो आप क्या देश के किसानों को इस तरीके की जो एक मुहिम है, एक क्रांति है होम्योपैथी को लेकर, उसके प्रति जागरूक करेंगे? हाँ, बारामती एग्रीकल्चर ट्रस्ट जो काम कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब इसमें हम इसकी वजह से जोड़ के हम इधर से ये कर टाई अप करके। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह पाटिल जी, जो इस समय बारामती कृषि वैज्ञानिक केंद्र में थे, और ये पूरा एक डेमो प्लॉट था इनका, जहां पर इन्होंने होम्योपैथी ट्रीटमेंट से ये पूरी फार्मिंग करी है। और ये देश के किसानों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, इन्होंने इसको पेटेंट भी करा लिया है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप भी अपनी खेती किसानी में होम्योपैथी तकनीक का प्रयोग कर और अपनी सॉइल को और हेल्दी बनाएंगे। अगर आप भी डॉक्टर साहब से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में या अन्य और वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, तो आप भी इस तकनीक की मदद ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ेंगे कुछ नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए किसान तक।